तो भाई आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का भाई आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑलरेडी जो आप लोग के 3 चैप्टर हैं मैं पढ़ा चुका हूँ, तीनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख लीजिएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले भाई आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जो है ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग को यही वाले नोट्स जो हैं फ्री में मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और सारी अपडेट्स भी आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं भाई आप लोगों के चैप्टर से। चैप्टर का नाम है भाई आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का भाई आप लोगों को मतलब पता ही होगा, जहाँ भी भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही होगी, विश्व के लेवल पे बात हो रही होगी, वहाँ पे भाई अंतर्राष्ट्रीय शब्द का जो है यूज होता है। बात करें अगर संगठन का क्या मतलब होता है, तो संगठन को भाई आप सिंपल भाषा में डिपार्टमेंट बोल सकते हो, या एजेंसी बोल सकते हो, अथॉरिटी बोल सकते हो, या हिंदी में विभाग भी बोल सकते हो, या दफ्तर वगैरह, जो वर्ड आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो। अब सिंपली आप लोगों को मैं समझाऊं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो भाई पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं, सभी देशों के लिए काम करते हैं। सभी देशों में भाई आपस में सहयोग बना रहा है, शांति बना रहा है, सभी देशों का विकास होता रहे, इन सब चीजों के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करते हैं। और इन सारे संगठनों में भाई अधिकारी कौन होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह कौन होते हैं, वो भाई अलग अलग देशों के इसमें अधिकारी जो है मिलकर काम करते हैं और पूरे वर्ल्ड को जो है चलाने की कोशिश करते हैं, और पूरे वर्ल्ड का सिस्टम जो है चलाने की कोशिश करते हैं। और इनके जितने भी काम होते हैं वो भाई पूरे विश्व के लेवल पे होते हैं, विश्व स्तर पर होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल के लिए भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप यूएनओ का नाम दे सकते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ भाई इसी का ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट है WHO, या विश्व व्यापार संगठन, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन सब के बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये जो जितने भी आप लोगों ने संगठन के नाम देखे, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व के लेवल पे काम करते हैं। अब एग्जाम में भाई आप लोगों से पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, तो होपफुली आप लोग बता दोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य क्या होता है, वो बताओ। या कभी कभी पूछ लेता है घुमा फिरा के कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व बताओ, या और घुमा के पूछ लेता है कि भाई हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों होती है। तो पेपर में कैसे भी भाई आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, टेंशन मतलब बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके महत्व क्या है। कुछ भी पूछ ले, लिखना आप लोगों को यही सारी बातें हैं। सबसे पहला तो भाई पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। ये जो देश आपस में युद्ध वगैरह लड़ते हैं, इन युद्धों को भाई सॉल्व कराने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो ये काम किसका होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होता है। जो देशों के बीच में भाई लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इन सारे लड़ाइयों को, इन सारे संघर्षों को सुलझाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। वो सब काम कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है। इसके साथ साथ भाई कोई ताकतवर देश किसी छोटे देश पर भाई कब्जा ना कर ले, उसे नुकसान ना पहुंचा दे, तो इन सब चीजों को भी रोकने का काम कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है। दूसरा काम क्या है भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, कि भाई जो विश्व में जितने भी देश है उन सबको भाई विकास करने के लिए मदद करता है। जैसे कि भाई गरीब देश जो होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उन्हें भाई ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैसे वगैरह दे देते हैं ब्याज पर, या टेक्नोलॉजीज वगैरह देते हैं, या संसाधन वगैरह देते हैं, ताकि वो सारे देश जो है अपना विकास कर सके। और उन सारे देशों में भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, रोजगार वगैरह सब कुछ जो है अच्छा हो सके। तो विकास करने में भी भाई सभी देशों की हेल्प करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तीसरा भाई जो इनकी जरूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि भाई पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भाई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पर भाई भेदभाव वगैरह होते हैं लोगों के साथ, या देशों के साथ भी होते हैं कभी कभी। इसके साथ साथ भाई बहुत से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, या अल्पसंख्यक लोग होते हैं उस देश में,
कम संख्या वाले जो लोग होते हैं या कोई बाहर से शरणार्थी वगैरह आ जाते हैं उस देश में, तो उनके साथ भाई अत्याचार वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में इन मानव की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है काम करता है, उनके जो मानव अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि भाई हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है, क्या उद्देश्य होते हैं उनके, क्या महत्व है। तो ये जो पूरी दुनिया भाई तरक्की करती जा रही है, जो एक से एक भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हेल्थ में और शिक्षा में जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग, इन सब चीजों को भी भाई बढ़ाने का काम करता है कौन? अंतरराष्ट्रीय संगठन। जिन देशों में भाई हेल्थ की फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती, शिक्षा एजुकेशन वगैरह नहीं होती, वहां पर भाई ये फैसिलिटीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई अभी भाई कोरोना आया था, तो कोरोना में भाई जो WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भाई देशों में वैक्सीन वगैरह पहुंचाई और ये कोरोना वगैरह में बहुत सारे देशों की मदद करी। और किस लिए जरूरत पड़ती है भाई हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की? आपसी सहयोग के लिए। ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन भाई पूरे विश्व के लेवल पे बने हुए हैं, ये भाई दुनिया में जितने भी देश होते हैं उन सारे देशों के बीच में आपसी सहयोग बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि भाई सभी देश जो है वो आपस में व्यापार कर पाए, एक दूसरे के साथ भाई साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास कर पाए, और जो पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं वगैरह हो रही हैं भाई सभी देशों में या पूरी दुनिया में, उन सारी समस्याओं को भाई एक साथ मिलकर सुलझा पाए, एक साथ लड़ पाए और सभी देशों की जो संस्कृति है वो बनी रहे। इस वजह से भाई ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये दुनिया के सभी देशों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, उनमें भाईचारा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि भाई विश्व में शांति बनी रहे। इसके साथ साथ भाई जो आपदाएं वगैरह आ जाती हैं बहुत से देशों में, जैसे कि भाई भूकंप हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, युद्ध वगैरह हो जाती है, या बहुत बड़ी महामारी हो जाती है जैसे कोरोना आया था, तो ऐसी जो बड़ी बड़ी आपदाएं होती हैं भाई, ऐसी सिचुएशन में भी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये मिलकर भाई हेल्प करते हैं उन देशों की, या विश्व में जितने भी सारे देश है वो सारे मिलकर इस चीज के ऊपर काम करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद से। उन्हें भाई भोजन वगैरह बेचते हैं, दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं, उन्हें रहने के लिए जगह वगैरह देते हैं। इसके साथ साथ भाई जो भी लोग उन आपदाओं से पीड़ित हो रहे हैं उन्हें सेवाएं वगैरह देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। और किस लिए जरूरत पड़ती है भाई हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की? जो आज के टाइम पे भाई आप लोग देख रहे हो पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण होता जा रहा है, गर्मी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठंड के टाइम पे गर्मी पड़ रही है और गर्मी के टाइम पे ठंड पड़ रही है, पेड़ों की खूब ज्यादा कटाई होती चली जा रही है, जीव जंतु जो है उनकी वैरायटी कम होती चली जा रही है। तो इन सारी चीजों से भाई निपटने के लिए भाई कोई एक देश काम थोड़ी कर पाएगा, बल्कि सभी देशों को भाई मिलकर काम करना पड़ेगा। और सभी देशों को भाई जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो कहीं ना कहीं भाई जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह होते हैं ये भाई पर्यावरण को बचाने का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ भाई पूरे विश्व के लेवल पे न्याय बना के रखते हैं, कानून व्यवस्था बना के रखते हैं ये अंतरराष्ट्रीय संगठन। जैसे भाई भारत में है ना एक सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है भाई, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो कोर्ट वगैरह में जा सकता है। इसी तरीके से भाई पूरे विश्व के लेवल पे एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो भाई किसी भी देश के साथ कुछ गलत होता है तो वो देश जो है यहाँ पे जाके अपने बारे में बता सकता है, और ये जो पूरे विश्व का न्यायालय है ये उस पर कार्यवाही करेगा, उसकी मदद करेगा। इसके साथ साथ भाई विश्व के लेवल पे सभी देशों को कुछ कायदे कानून नियम वगैरह मानने पड़ते हैं, ताकि भाई सारी चीजें पूरे विश्व में सिस्टमेटिक वे में चले। तो वो सब कायदे कानून नियम कौन बनाता है? वो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन ही बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही बनाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, उनका क्या महत्व होता है, क्या उद्देश्य होता है। कुछ भी पूछ ले आप लोगों को यही सारी बातें जो है इसमें बतानी है। अब भाई हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन में भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट संगठन है वो है भाई हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे हम भाई यूएनओ भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये समझ लो भाई अभी जो हमने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ऊपर देखा, या और भी बहुत से संगठन वगैरह हम पढ़ेंगे अभी आगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, वो सारे संगठन जो है वो इस वाले संगठन के ही भाग है, उसके पार्ट है।
या आप बोल सकते हो इसी वाले संगठन के छोटे डिपार्टमेंट है एक तरीके से। तो जो पूरे विश्व के लेवल पे जो मेन संगठन है, जो सबसे बड़ा संगठन है, वो यूएनओ ही है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो समझते हैं भाई इसकी स्थापना कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ क्या था भाई। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में भाई पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत सारे लोग जो है मर गए, बहुत जान माल की हानि हुई। अब ऐसे में भाई विश्व में सभी देशों को लगने लगा कि भाई कोई एक ऐसी संस्था होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भाई ये युद्ध वगैरह को रोके, जो भाई ये सभी देशों में लड़ाई वगैरह होते हैं इन सबको सॉल्व करा सके, ताकि युद्ध वगैरह इतने बड़े लेवल पे दोबारा कभी ना हो। तो इसलिए भाई एक संगठन बनाया गया उस टाइम पे 1919 में। तो इसलिए ही भाई उस टाइम पे एक संगठन बनाया गया 1919 में, जिसका नाम था भाई लीग ऑफ नेशन। इसका काम ही यही था कि भाई ये युद्ध वगैरह जो हुआ था, अब आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी युद्ध वगैरह ना हो। लेकिन भाई इसके बावजूद भी 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हो गया, और इसमें भाई पहले से भी ज्यादा दुगनी तबाही मची, दुगने लोग मरे, दुगनी जान माल की हानि हुई। तो देखा जाए तो ये जो लीग ऑफ नेशन बनाया था अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, जबकि इसे बनाया ही भाई विश्व युद्ध को रोकने के लिए था। अब ऐसे में भाई पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अगर ये युद्ध वगैरह रोकने हैं, पूरे विश्व में शांति बनाए के रखनी है, तो एक मजबूत संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके भाई उन्होंने लीग ऑफ नेशन में ही थोड़े सुधार वगैरह करे और इसे ही एक मजबूत संगठन बना दिया और इसका नाम बदल दिया। नाम बदल के भाई क्या कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ। पेपर में भाई क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो किसका उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी का भाई मतलब पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे भाई राजा होता है, राजा के बाद राजा कौन बनता है भाई, उसी का बेटा बन जाता है। तो ऐसे में भाई जो राजा का उत्तराधिकारी हुआ वो उसका बेटा हुआ। तो इसी तरीके से भाई लीग ऑफ नेशन के बाद कौन सा संगठन बना मजबूत, वो बना संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। तो ये जो यूएनओ बना है ये भाई लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। एक चीज और पूछी जाती है भाई एमसीक्यू में कि ये जो यूएनओ है ये कब बनाया गया था। तो भाई इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। टोटल 51 देशों ने मिलकर भाई इसकी स्थापना करी थी, जो भाई घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर वगैरह करके। ये भी आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, टोटल कितने देशों ने भाई इस यूएनओ के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। तो आप लोगों को बताना है 51 देशों ने। इसके साथ साथ भाई एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन भाई आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो 51वां देश था वो कौन सा देश है यूएनओ के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने वाला। तो आप लोगों को बताना है भाई पोलैंड। एमसीक्यू में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। इसके साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं कि भाई भारत जो है वो यूएनओ में कब जुड़ा। तो भारत जो है भाई इसकी स्थापना के 6 दिन बाद ही जो है इसमें जुड़ गया था। स्थापना हुई थी भाई 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी के 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है इसमें जुड़ गया था। और आज के टाइम पे देखे भाई 2011 के अकॉर्डिंग तो इसमें टोटल कितने देश हैं, 193 देश है। यानी कि ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी देश हैं वो सारे यूएनओ में जुड़े हुए हैं, सारे यूएनओ को मानते हैं और इसके बनाए हुए कायदे कानून नियम जो है फॉलो करते हैं। और जब से भाई यूएनओ बना है तब से आप लोगों को पता है 3rd वर्ल्ड वॉर जो है नहीं हुआ, तीसरा विश्व युद्ध जो है नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो भाई ये सफल हुआ अपने काम में जिस पर्पज से इसे बनाया गया था। एक क्वेश्चन भाई एमसीक्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो 193वां जो देश है वो कौन सा था, यानी कि सबसे लास्ट जो जुड़ा है वो कौन सा देश जुड़ा है। तो आप लोगों को बताना है भाई दक्षिणी सूडान जो है इसमें जुड़ा है, सबसे आखिरी 193वां देश। आप ये भाई लोगो भी देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। ये जो लोगो है इसमें भाई बीच में आप लोग देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड का मैप है, और साइड में ये जो पत्तियां सी देख रहे हो ना, ये भाई ये विश्व शांति का प्रतीक है। पेपर में कभी कभी इस लोगो के बारे में भी पूछ लेते हैं। आई होप आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं भाई। आगे आप लोगों को एक चीज और पता होनी जरूरी है कि यूएनओ का जो भाई सुरक्षा परिषद है
यानी कि इसी का ही एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जो भाई पूरे विश्व में सिक्योरिटी वगैरह को देखता है, लड़ाई वगैरह रुकवाता है, जो भी विवाद वगैरह होते हैं देशों के बीच में वो सारे सॉर्ट आउट कराता है। तो उसमें भाई कुछ मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं और 15 में से जो 5 मेंबर होते हैं ना वो भाई परमानेंट वाले मेंबर होते हैं, स्थायी मेंबर होते हैं। तो वो 5 मेंबर कौन कौन है भाई? पहला है भाई अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस और पांचवा है चीन। ये 5 देश जो हैं ये सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर है और इनके पास भाई एक पावर है। पावर क्या है भाई? इनके पास वीटो पावर है। अब ये वीटो क्या होता है? वीटो एक तरीके का वोट होता है भाई और उस वोट के जरिए ये किसी भी डिसीजन को जो है रोक सकते हैं, बदलवा सकते हैं। इसके बारे में आगे डेप्थ में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ भाई जो यूएनओ अभी हमने पढ़ा है, यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इसका भाई एक प्रधान भी होता है। जैसे सरकार होती है ना भाई, सरकार का एक प्रधान होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश में। इसी तरीके से ये जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका भी भाई एक प्रधान है जिसे हम कहते हैं महासचिव। और आज के टाइम पे भाई कौन है महासचिव? वो है भाई पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस। नाम याद रखना भाई, पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि यूएनओ के महासचिव जो है वो कौन है, तो आप लोगों को लिखना है एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो पुर्तगाल के हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई ये कौन से महासचिव है, तो ये 9वें महासचिव बने हैं। इनसे पहले भाई 8 और रह चुके हैं। आप लोग भाई अपनी बुक खोलोगे तो उसमें आप लोगों को जो है ये देखने के लिए मिलेगा। इसमें भाई जितने भी आप लोगों के पहले महासचिव रह चुके हैं, 8 के भाई बारे में जो है डिटेल दी गई है। आप लोगों को इन सब के बारे में पढ़ना है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो 9वें मैंने अभी आप लोगों को बताया एंटोनियो गुटेरेस, उसके बारे में याद रखना है। और जो पहले हैं भाई इनका नाम याद रख रहा है। इनका नाम है भाई, पहले जो थे ट्राइब लीग, ये 1946 से 1952 के बीच में भाई महासचिव रहे थे यूएनओ के। कहाँ के थे ये? नॉर्वे के थे। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है बस इनके बारे में। और जो 9वें थे मैंने उनके बारे में आप लोग को बता ही दिया। बाकी जो ये सारे नीचे आप लोग को दे रखे हैं ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा नॉलेज के पर्पज से। बाकी एग्जाम में इनके बारे में नहीं पूछा जाता। आप लोगों से भाई एक चीज और पूछी जा सकती है, ये जो एंटोनियो गुटेरेस है ये महासचिव भाई कब बने थे, कब ये उस सीट पर बैठे थे, उस पद पर बैठे थे? तो ये भाई 1 जनवरी 1917 में बने थे महासचिव। और 1995 से सन 2002 तक ये पुर्तगाल के तो थे ही, तो वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे। बस इतनी सी बात आप लोगों को ये एंटोनियो गुटेरेस के बारे में याद रखनी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यूएनओ की स्थापना के बारे में, उसके विकास के बारे में। अब भाई आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है वो भाई आप लोगों से पूछा जाता है जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी संरचना के बारे में, या आप अंग भी बोल सकते हो। बेसिकली भाई अब हम यूएनओ के जो और छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे भाई भारत का एग्जांपल ले ले हम, तो भारत में भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही थोड़ी सारे काम करती है, बल्कि गवर्नमेंट ने सारे कामों के लिए जो है डिपार्टमेंट बना दिए अलग अलग। इसी तरीके से भाई ये वर्ल्ड लेवल की एक तरीके से गवर्नमेंट है पूरे विश्व के लेवल पर, तो इसने भी भाई सारे काम को संभालने के लिए अलग अलग छोटे छोटे जो है अपने डिपार्टमेंट बना दिए, अंग बना दिए। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो बेसिकली भाई इनके जो है टोटल 6 अंग हैं। 6 में से भाई 5 जो हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि जो छठा वाला है इसे भाई खत्म कर दिया गया है, इस डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया गया है। अब ये 5 कौन कौन से हैं? तो पहला तो है भाई सुरक्षा परिषद, दूसरा है भाई सचिवालय, तीसरा है भाई आम सभा, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है भाई आर्थिक और सामाजिक परिषद, और ये जो छठा आप देख रहे हो भाई न्यासिता परिषद, इसका भाई अब कोई काम नहीं रहा है, इस वजह से इसे खत्म कर दिया गया है। तो हमें सिर्फ 5 के बारे में पढ़ना है। तो पहला है भाई हमारा सुरक्षा परिषद, शॉर्ट में भाई इसे यूएनएससी बोलते हैं। फुल फॉर्म पूछे तो भाई आप लोग हिंदी में सुरक्षा परिषद लिख सकते हो, इंग्लिश में बोले तो भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जैसा कि भाई नाम से ही समझ में आ रहा है सुरक्षा परिषद, इस डिपार्टमेंट का काम पूरे विश्व में सिक्योरिटी बना के रखना है, सुरक्षा को देखना है। ये विश्व में भाई जो युद्ध वगैरह होते हैं उन युद्धों को सुलझाने का काम करता है, ताकि भाई पूरे विश्व में शांति वगैरह बनी रहे और कोई देश भाई किसी दूसरे देश पर कब्जा ना जमा ले, उन सब की भी सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी बनाने का काम करता है।
इसी वजह से भाई ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली अंग है यूएनओ का। इसमें मैंने आप लोगों को ऊपर बता ही दिए थे, टोटल जो है 15 मेंबर होते हैं। अब 15 में भाई जो 10 मेंबर होते हैं वो तो भाई अस्थायी होते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होते, हर 2 साल में जो है वो बदलते रहते हैं जो 10 मेंबर होते हैं। और उन्हें भाई चुनता कौन है? उन्हें भाई आम सभा सुनती है। आम सभा ये जो पार्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। बाकी रहे भाई 5 मेंबर, तो 5 मेंबर जो है वो इसमें परमानेंट होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। और ये ऊपर मैं आप लोगों को बता ही चुका था। ये 5 मेंबर कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ये 5 मेंबर हैं और इनके पास भाई एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर बेसिकली एक वोट है, मतदान जिसे हम कहते हैं। उस मतदान के जरिए, उस वोट के जरिए भाई किसी भी डिसीजन को जो है, जो भी सुरक्षा परिषद में लिए जाते हैं उसे रोक देते हैं या उस चीज को होने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाई एक कमी भी है इसकी। आई होप आप लोगों को सुरक्षा परिषद के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा है भाई इसका अंग जो है यूएनओ का, वो है भाई हमारा सचिवालय। इंग्लिश में भाई इसे सेक्रेटेरिएट बोला जाता है। नाम से ये भी समझ में आ रहा है सचिवालय कि भाई यहाँ पे जो है सारा प्रशासनिक काम होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लेवल का जो पूरा प्रशासन है वो सारा यही कंट्रोल करता है, यही हैंडल करता है। इसके साथ साथ ये जितने भी हमने डिपार्टमेंट पढ़े हैं, जितने भी अंग हम पढ़ने वाले हैं यूएनओ के, इन सभी अंगों के बीच में भाई तालमेल बना रहे हैं। इन सभी को भाई अधिकारी वगैरह जो है वो कौन देता है? वो सचिवालय ही देता है। और इसमें भाई मेन बंदा कौन होता है सचिवालय में? वो होता है भाई महासचिव। महासचिव मैं आप लोगों को ऊपर बता ही चुका हूँ कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, और उसी की मेन इसमें चलती है। अब बात करें ये महासचिव भाई बनाता कौन है, तो ये भाई आम सभा द्वारा जो है चुना जाता है 5 सालों के लिए। ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है भाई, ये जो 5 साल का टाइम पीरियड है ये बढ़ाया भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई 5 साल का ही टाइम पीरियड है तो 5 साल के लिए रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और क्या काम होता है भाई इस सचिवालय डिपार्टमेंट का, इस अंग का? इसका काम होता है कि भाई जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इन सारे डिपार्टमेंटों का काम वगैरह जो है उन सब की देख रेख करता है, उन सब में कायदे कानून नियम नीति वगैरह जो है लागू करता है, ताकि भाई सभी जो डिपार्टमेंट है यूएनओ के जितने भी अंग है इन सब में कोऑर्डिनेशन बना रहे, तालमेल बना रहा है और सारा काम जो है वर्ल्ड लेवल पे एकदम अच्छे से चलता रहे। आई होप आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा जो भाई अंग है यूएनओ का वो है भाई हमारा आम सभा, जनरल असेंबली। जैसे भाई भारत में आप लोग संसद देखते हो ना, संसद में क्या होती है, बैठक होती है और उस बैठक में जो है मिलकर सारे नेता जो है किसी एक टॉपिक पर डिबेट करते हैं और फिर डिबेट करके जो है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, किसी एक डिसीजन को लेते हैं ताकि भाई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए। इसी तरीके से भाई ये जो आम सभा है इसे आप कह सकते हो वर्ल्ड की संसद है ये। इसमें भी भाई सेम जो है सभी देशों से एक एक मेंबर आता है भाई, और वो सारे मेंबर जो है आपस में बैठ के जो है बैठक करते हैं हर साल एक बार, और उस बैठक में जो है इंपॉर्टेंट जितने भी सारे मुद्दे होते हैं उन सब चीज़ों पर बहस होती है, बातचीत वगैरह होती है, उन सारी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन वगैरह निकाल के कोई एक डिसीजन जो है लिया जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि भाई ये यूएनओ का जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अंग है, क्योंकि हम देखते हैं ना ये बैठक वगैरह जो सब चीज़ें होती हैं ये सब कहाँ होता है, लोकतंत्र में होता है, तो इस वजह से हम इसे लोकतांत्रिक अंग बोल रहे हैं। और इसमें एक और खास बात है कि भाई सब देशों को जो है इक्वल माना जाता है, और ये सब चीज़ें कहाँ होती है, लोकतंत्र में होती है। अब इक्वल कैसे? क्योंकि भाई इसमें जो वोट मिलता है ना वो सभी देशों को एक एक वोट मिलता है और सबकी वैल्यू वोटों की सेम होती है, सभी देशों को समान वोट मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन भाई अभी हमने सुरक्षा परिषद जो पढ़ा था उसमें क्या था, सिर्फ 5 मेंबर जो थे वही परमानेंट थे और उन्हीं की वोट की वैल्यू थी, वो किसी भी डिसीजन को रोक सकते थे वीटो पावर के जरिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बात करें भाई बैठक वगैरह इसकी साल में एक बार होती है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कब होती है भाई, तो सितंबर के महीने में होती है, वो भी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। आप लोगों ने सुना होगा न्यूयॉर्क, वहां पे। इसके साथ साथ भाई ये बजट वगैरह भी यहाँ पे बनाया जाता है कि भाई किस डिपार्टमेंट को कितने पैसा देना चाहिए, किस काम के लिए, किस काम में कितना पैसा लगेगा, क्या क्या करना है किसको, ये सब चीज़ें भी कौन तय करता है, आम सभा ही तय करती है। इसके साथ साथ नए सदस्य भाई उन सब की भी नियुक्ति कौन करता है, आम सभा के द्वारा ही होती है। आई होप आप लोगों को इसका भी काम वाम जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई अब चौथे अंक की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। सीजीआई बोलते हैं भाई, इस आईसीजे बोलते हैं भाई इसे शॉर्ट फॉर्म में। इंग्लिश में फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे हम देखते हैं ना भाई, भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें जो है मानी जाती है। कुछ भी देश में गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपने डिसीजन वगैरह लेता है। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कोर्ट है। किसी भी देश के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो देश जो है यहाँ पे भाई अपना मुद्दा रखता है, अपना टॉपिक रखता है और फिर जो है इस चीज पे डिसीजन वगैरह लिया जाता है। एक तरीके से पूरे विश्व का न्यायालय है ये, सुप्रीम कोर्ट है। इसका जो भाई मुख्यालय है, जो मेन हेडक्वार्टर है, वो है भाई इसका नीदरलैंड के हेग में। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग को बताना है नीदरलैंड के हेग में। इसके साथ साथ भाई बहुत से देशों में आपस में विवाद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती है, तो उन सबको भी सॉर्ट आउट कराने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम करता है। इसमें टोटल भाई 15 न्यायाधीश होते हैं। एक चीज और भाई आप लोगों को याद रखनी है, इसमें टोटल भाई आप लोगों के 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि 15 जज होते हैं। पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद रखना। और ये जो 15 जज है ना भाई, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, ये 9 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि हर 9 साल बाद जो है जज वगैरह चेंज होते रहते हैं। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो जज है इनका चुनाव कैसे होता है, इन्हें चुनता कौन है, तो भाई इन्हें जो है आम सभा और सुरक्षा परिषद जो है दोनों में वोटिंग वगैरह होती है और फिर जाके जो है इनको चुना जाता है। एक खास बात और है भाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, जैसे मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ये जो है भाई पूरे विश्व का सुप्रीम कोर्ट है एक तरीके से। तो इसका जो डिसीजन होता है, ये जो डिसीजन ले लेगा किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे, तो वो जो डिसीजन है वो सभी देश मानेंगे, क्योंकि इसका डिसीजन सबसे ऊपर माना जाता है। फिर चाहे भाई आम सभा हो, सुरक्षा परिषद या और भी डिपार्टमेंट है, वो मैटर नहीं करते। बात करते हैं भाई 5वें जो अंग है यूएनओ का, वो है भाई आर्थिक और सामाजिक परिषद। नाम से भाई ये भी समझ में आ रहा है कि इसका काम सभी देशों को भाई आर्थिक सहायता पहुंचाना होगा, आर्थिक रूप से उनका विकास करना होगा और वहाँ के समाज का डेवलपमेंट करना होगा। इंग्लिश में भाई इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म आप लोग देख सकते हो। इसमें भाई टोटल जो सदस्य हैं वो भाई 54 सदस्य देश हैं, और ये जो 54 सदस्य हैं भाई ये हर 3 साल बाद जो है बदलते रहते हैं, और इनका चुनाव कौन करता है, वो आम सभा करती है, यानी कि चुनाव का सारा काम जो है वो आम सभा में ही होता है। इसके साथ साथ भाई ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ संगठन जो है, जो एजेंसियां हैं, ये सब भी यूएनओ का ही पार्ट है, आगे पढ़ेंगे। इन सब के साथ मिलकर जो है काम करता है, ताकि भाई विश्व में सभी देशों को जो है हेल्थ की फैसिलिटीज मिल पाए, वहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, सारे मानवाधिकारों की सुरक्षा हो पाए, वहाँ की संस्कृति बनी रहे और सारे देश जो है तरक्की कर पाए। इसके साथ साथ ये भाई और भी बहुत सारी फील्ड में जो है काम करता है, यानी कि इसका कार्य क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा काम करता है ये वाला डिपार्टमेंट। अब जो लास्ट भाई डिपार्टमेंट है या अंग आप बोल सकते हो यूएनओ का, वो है भाई हमारा न्यायिकता परिषद। इंग्लिश में भाई इसे कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ये जो है ख़त्म हो गया है, तो इसके बारे में पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है, बट मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। बेसिकली भाई इस वाले डिपार्टमेंट को इसलिए बनाया गया था कि भाई जो भी देश पूरे विश्व में स्वतंत्र वगैरह नहीं है, या किसी के गुलाम वगैरह हैं, या अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, तो भाई उन सारे देशों की जो है ये हेल्प करता था। लेकिन आज के टाइम पे जो है वर्ल्ड में ऐसा कोई देश है ही नहीं जो गुलाम है, तो इसका ऑटोमेटिक जो है काम खत्म हो गया है। इसमें भाई टोटल जो है पहले 11 देश थे जिनकी ये मदद करता था स्वतंत्र रहने में, उन्हें डेवलप वगैरह करने में। इसलिए भाई इसे जो है अब 1994 के बाद खत्म कर दिया, एक तरीके से बंद कर दिया इस वाले अंक को। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो भाई दोबारा से इसे चालू कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को 6 के 6 अंक जो है डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यूएनओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कभी कभी 6 के 6 के बारे में पूछ लेता है, या कभी 2-2 नंबर में आप लोगों से अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में भी पूछ लेता है। अब भाई यूएनओ के बारे में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो यूएनओ में कुछ सुधार वगैरह के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे। क्वेश्चन को भाई आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाएगा अलग अलग टाइप से, कि शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हुए हैं उनके बारे में बताओ,
या संयुक्त राष्ट्र संघ में भाई सुधार की जरूरत है, तो आप क्या सजेशन दे सकते हो, आप क्या बता सकते हो, क्या कर सकते हो उसमें सुधार करने के लिए। या इस तरीके से भी पूछ लेगा कि भाई भारत ने यूएनओ में सुधार करने के लिए क्या सुझाव वगैरह दिए वो बताओ। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। बेसिकली आप लोग को सुधार के बारे में ही बताना है, क्योंकि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें भी भाई बहुत सी कमियां हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी ना किसी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है, कमी भी होती है। इसी तरीके से भाई इसमें भी बहुत सी कमियां हैं। पहला सुधार तो भाई यही होना चाहिए कि ये जो राजनीतिक वास्तविकता होती है उसकी नुमाइंदगी नहीं करता। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इसके स्थायी सदस्य देश है, जो 5 महीने आप लोगों को पढ़ाए थे ऊपर, उन्हीं की वहाँ पे चलती है, बल्कि जो रियलिटी है, जिन देशों को ज़रूरत है उनके लिए काम ढंग से नहीं करता है। इसके साथ साथ जो इसके डिसीजन वगैरह होते हैं उसमें भाई कहीं ना कहीं पश्चिमी मूल्य और हित दिखते हैं। यानी कि ये ऐसे डिसीजन वगैरह लेता है जिसमें भाई अमेरिका, यूरोप के देशों का जो है फायदा ज़्यादा होता है, और जो बाकी देश हैं वो भाई उनका फायदा नहीं होता। इसके साथ साथ भाई सुरक्षा परिषद में एक और कमी है कि भाई बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया टोटल भाई 15 सदस्य देश है इसमें, उसमें से भाई सिर्फ 5 जो है वो स्थायी मेंबर हैं। तो ये बराबर का मामला हुआ क्या भाई, बाकी सारे देश कहाँ जाएंगे। और ये जो वीटो पावर है इसका भाई ये सारे देश जो है गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ बराबर की नहीं हुई, तो ये चीज़ जो है बदलनी चाहिए, सदस्य बढ़ाने चाहिए। ये सारी डिमांड जो है करी जाती है। और ये सारी डिमांड भाई 1992 में जो आम सभा है ना उसमें एक प्रस्ताव आया था, उस समय भी करी गई थी ये सारी शिकायतें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई सुरक्षा परिषद की। अब अगली भाई जो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है वो ये है कि भाई इसका कार्य जो क्षेत्र है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि भाई यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया ही इस पर्पस से गया था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है ना हो, युद्ध वगैरह जो है देशों के बीच में ना हो। लेकिन भाई शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो भाई जरूरत महसूस होने लगी कि इसे जो है और भी विश्व के अलग अलग लेवल पे जो है काम करना चाहिए, और भी बहुत सारे काम करने चाहिए। जैसे कि भाई सभी देशों के विकास के लिए काम करना चाहिए, सभी देशों में जो मानव रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना चाहिए, सभी देशों के जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज पहुँचाने के लिए काम करना चाहिए, शिक्षा इसको बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए सभी देशों में, पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ जो है आतंकवाद को ख़त्म करने का काम भी इसी का ही होना चाहिए। ऐसी डिमांड उठने लगी थी कि इसमें ये सारे सुधार होने चाहिए कि इसके काम जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ये और भी अलग अलग मुद्दों पर काम कर सके यूएनओ। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि ये इन सारे क्षेत्र में काम कर रहा है ऑलरेडी। तीसरी भाई सुधार की क्या डिमांड आई, वो ये आई कि भाई इसमें जो विकासशील देश है, जो छोटे देश है, जो गरीब देश है, उनको भाई उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। यानी कि उनकी भाई ज़्यादा सुनाई, यानी कि उनकी ज़्यादा सुनवाई जो है नहीं होती है, उन्हें भाई कोई भी जो है पावर वगैरह इसमें नहीं होती है। और जो अमीर देश हैं वही पूरी तरीके से यूएनओ का कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हीं के लोग सारे बैठे हुए हैं, और यूएनओ जो है पूरी तरीके से सारे डिसीजन वगैरह जो इसमें लिए जाते हैं वो सब उन्हीं के फ़ायदे के लिए लिए जाते हैं। गरीब देश जो है, विकासशील देश जो है, उनके फ़ायदे के लिए बहुत ही कम इसमें काम करा जाता है। तो डिमांड भाई यही आती है कि जो अमीर देशों को ही पावर दे दी गई है, ये सब चीज़ें थोड़ी ख़त्म करके गरीब देशों को भी जो है इसमें पावर देनी चाहिए। इसके जो स्थायी मेंबर है उसे जो है बढ़ाना चाहिए, ताकि और भी देशों को इसमें पावर मिले, और डिसीजन है फिर भाई वो सबके फायदे के लिए लिए जाए। आगे भाई और क्या सुधार करने की बात होती है, वो होती है भाई कि जो वीटो पावर दी गई है 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में, उसका भाई जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि भाई जो 5 देश ये वीटो पावर लेके बैठे हैं ना, ये भाई विशेष अधिकार मिला पड़ा है एक तरीके से इन्हें, और ये इसका भाई गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर 5 में से एक भी बंदा अगर किसी टॉपिक पे अपना वीटो पावर का यूज करके मना कर देना, तो वो मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है। वो कैसे, मान लो भाई सुरक्षा परिषद में कोई मुद्दा आया है, जैसे भाई कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का मुद्दा वहां पे चलता है, तो जो स्थायी सदस्य हैं 5 में से 4 जो हैं भाई वो तो हमारा साथ दे देते हैं, हमारे पक्ष में जो है वोट डाल देते हैं अपना। लेकिन भाई चीन जो है ना वो टांग अड़ा देता है, वो भाई अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके बार बार टांग अड़ा देता है,
और इस वाले डिसीजन को हर बार रोक देता है, हर बार खत्म कर देता है। तो इस तरीके से भाई ये जो 5 देश है ना, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वीटो पावर का, जिस वजह से भाई कई बार जो है महत्वपूर्ण फैसले वगैरह रुक जाते हैं और विश्व में शांति वगैरह जो है नहीं बन पाती है, मानवाधिकारों की भाई रक्षा वगैरह जो है नहीं हो पाती है। इस वजह से भाई डिमांड की जाती है कि ये या तो फिर वीटो पावर का कॉन्सेप्ट वगैरह खत्म कर दो पूरी तरीके से, या भाई और भी सारे देशों को जो है वीटो पावर वगैरह दे दो। जो अधिकार होना चाहिए सभी देशों का इक्वली होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ ये 5 देशों को दे दिया और ये हो गया काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली भाई सुधार की डिमांड ये आती है कि ये जो यूएनओ संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भाई और लोकतांत्रिक से बनाया जाए। वो इसलिए क्योंकि भाई मैं आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ कुछ गिने चुने जो देश है इसमें उन्हीं की ही चलती है, जैसे कि भाई अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जो यूरोप के बड़े बड़े अमीर देश है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चलती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ इसमें होता है। ऐसे में जो छोटे देश होते हैं और जो गरीब देश होते हैं उनकी आवाज जो है वो दब जाती है, उनके लिए काम वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। तो ये चीज गलत हो रही है यहाँ पे, इसे और लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, सभी देशों को पावर वगैरह यहाँ पे देनी चाहिए, सभी देशों के सदस्य जो है यहाँ पे बैठने चाहिए अधिकारी के रूप में, और इन सारी चीजों की जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि भाई सभी देशों को बराबरी का अवसर मिल पाए और सभी देश जो है फिर अपना विकास कर पाए, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन जो है सारे देश ले पाए ताकि उनका विकास हो सके। अब आखिरी जो भाई सुधार इसमें किया जाना चाहिए वो ये है कि भाई इसमें सुधार की डिमांड तो शुरू से ही आती रहती है, सुधार करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सुधार में भाई बहुत सी चुनौतियां आ जाती है, बहुत सी दिक्कतें आ जाती है। सबसे पहले तो भाई जो सुधार करने के जो प्रोसेस है ना वही बहुत ज्यादा धीमा है इनका, क्योंकि भाई जो स्थायी सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर है 5, वो भाई अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इस वजह से वो जो है सुधार नहीं होने देते यूएनओ के अंदर। इसके साथ साथ भाई अलग अलग देश जो है वो भी भाई टकराते रहते हैं अपने अपने फायदे को लेकर। जब भी इसकी सुधार की बात की जाती है, मान लो किसी टॉपिक पे भाई सुधार करने की बात हो रही है, तो भाई किसी देश के लिए हो सकता है वो फायदे की बात हो और किसी देश के लिए वो फायदे की बात ना हो। तो ऐसे में जिसके लिए फायदे की बात होगी वो तो कहेगा हाँ भाई करो फटाफट सुधार करो, लेकिन जिसके लिए ना हो वो भाई उसे मना कर देगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। तो एक इस तरीके से टकराव चलती रहती है और सुधार जो है वो नहीं हो पाता है। सुधार की मांग चलती रहती है, समय बीतता रहता है और सुधार का जो प्रोसेस है वो स्लो होता रहता है, लेकिन सुधार बहुत ही कम इसमें देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी है जिसमें सुधार होने की जरूरत है। आई होप आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 या 6 नंबर में आप लोगों से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ लेगा। यही सारी बातें आप लोगों को बतानी है अपने आंसर में। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है वो ये है कि भाई जो सुरक्षा परिषद जो हमने ऊपर डिपार्टमेंट पढ़ा था, अंग पढ़ा था यूएनओ का, इसमें भाई अगर स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मापदंड है वो बताओ। या पेपर में भाई घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है कि भारत को भाई स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है सुरक्षा परिषद में। या घुमा फिरा के भाई इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत को भाई सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर बनने के लिए, परमानेंट मेंबर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें भारत में ऐसी होनी चाहिए वो बताओ। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहली बता रहा हूँ। अब सुधार वगैरह के लिए तो अब सुधार वगैरह की तो भाई डिमांड वगैरह हो ही रही थी, मैं आप लोगों को अभी जस्ट ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ाया है। तो जब डिमांड वगैरह हो रही थी तो इसी चीज को लेकर भाई 1 जनवरी 1997 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे उस टाइम पे, वो कौन थे भाई, कोफी अन्नान, इन्होंने भाई जांच वगैरह करवाई यूएनओ के अंदर पूरी, ताकि भाई ये पता चल सके कि सुधार वगैरह कैसे किया जाए और कहाँ पे सुधार किया जाए यूएनओ के अंदर। तो ऐसे में भाई उसके बाद जो है एक चीज डिसाइड करी गई कि अगर भाई सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी और अस्थायी मेंबर की संख्या को बढ़ाना है, मेंबर्स को बढ़ाना है उसमें, तो उसके लिए भाई एक लिमिट सेट कर दी, एक मापदंड सेट कर दिया कि उन देशों के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी वो परमानेंट मेंबर बन सकते हैं या अस्थायी मेंबर बन सकते हैं सुरक्षा परिषद के। तो वो मापदंड भाई क्या है वही समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो भाई वो जो देश है जो भाई परमानेंट मेंबर बनना चाहता है या अस्थायी मेंबर बनना चाहता है सुरक्षा परिषद में, उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो भाई बड़ी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, यानी कि पैसा अच्छा खासा उसके पास
होना चाहिए, ताकि भाई जरूरत पड़ने पर वो पैसों वगैरह देकर भी मदद कर सके। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ बातें बातें ही कर रहा है, नहीं भाई, बल्कि पैसे देकर भी मदद कर सके सामने वाले देश की, तभी तो परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा उसे। तो उसके पास भाई अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी होनी चाहिए, और भारत के पास भाई है बड़ी अर्थव्यवस्था, अच्छा खासा पैसा तो है ही, तो भारत इस पहले पॉइंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। दूसरा भाई, उसके पास बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, यानी कि सेना जो है वो पावरफुल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए उसकी सेना। क्योंकि भाई मान लो किसी दो देशों के बीच में जब लड़ाई वगैरह हो जाती है तो सॉर्ट आउट वगैरह भाई कैसे होगा, वो भाई सेना वगैरह बेच के ही होगा अपनी, या हथियार वगैरह बेच के ही होगा, तभी तो विश्व में पूरी शांति बनी रहेगी और विश्व में सुरक्षा हो पाएगी। और मान लो भाई कोई देश किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो सेना का काम आएगा, तो ऐसे में उस देश की जो सैन्य ताकत है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसके पास सेना मजबूत होनी चाहिए। भारत के पास सेना भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तीसरी चीज़ भाई क्या होनी चाहिए कि भाई जो यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके भाई बजट में उसका योगदान होना चाहिए, यानी कि जो यूएनओ के लिए पैसा वगैरह इकट्ठा किया जाता है तो उसमें भाई जो देश परमानेंट मेंबर बनना चाहता है उसका भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। अब ये यूएनओ भाई इतना बड़ा डिपार्टमेंट चल रहा है, इसके लिए भी तो पैसा कहीं से आता होगा, तो ये पैसा जो है भाई ये सारे देश मिलकर देते हैं जो भी इसमें जुड़े हुए हैं। अब कोई कम देता है तो कोई ज़्यादा देता है, तो ऐसे में भाई जो पैसा दे रहा है तो वो ठीक ठाक बढ़िया देने वाला देश होना चाहिए, तभी परमानेंट मेंबर या अस्थायी मेंबर बन पाएगा। इसके साथ साथ भाई उस देश की बहुत बड़ी आबादी होनी चाहिए, यानी कि उस देश में जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आज के टाइम पे तो पता ही है भाई आप लोगों को, भारत जो है आबादी के मामले में नंबर 1 पे है, चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो हमारे देश में ही है पूरी दुनिया में, और ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई जब कोई देश इतनी बड़ी आबादी को संभालता है तो वो डिसीजन जो है अच्छे से ले पाता है, तो इस वजह से आबादी जो है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए उस देश की। इसके साथ साथ भाई लोकतंत्र होना चाहिए उस देश में, और वो मानवाधिकार जो है उसका सम्मान करता हो ऐसा देश होना चाहिए। लोकतंत्र के मामले में भाई आप लोगों को पता ही है, भारत से बड़ा लोकतंत्र जो है कोई भी देश नहीं है। जहाँ भी भाई सबसे बड़े लोकतंत्र की बात आती है तो वहाँ भारत का नंबर सबसे ऊपर आता है। वो बात अलग है कि भाई बहुत सी कमियां भी हैं आज के टाइम पर देखे तो, और जो मानव के अधिकार है उसकी भी भाई रिस्पेक्ट करता है भारत। भारत में बहुत से लोगों के साथ गलत तो होता है, लेकिन उन सबकी सुरक्षा के लिए बहुत से डिपार्टमेंट भी बना रखे हैं और सरकार वगैरह भी मदद करती है, बहुत से जो है सुरक्षा एजेंसी भी बना रखे हैं इन चीज़ों के लिए। इसके साथ साथ भाई उस देश में जो है विविधता होनी चाहिए, यानी कि वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे एक ही टाइप के लोग रहते हो, एक ही कल्चर के लोग रहते हो, एक ही समाज के लोग रहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग अर्थव्यवस्था के, अलग अलग समाज के जो है लोग होने चाहिए, अलग अलग टाइप के लोग होने चाहिए, अलग अलग वैरायटी के लोग होना चाहिए। और भारत से ज़्यादा भाई किसी भी देश में आप लोगों को वैरायटी देखने के लिए मिलेगी नहीं, क्योंकि भारत में भाई सबसे ज़्यादा विविधता देखी जाती है, अलग अलग टाइप के वैरायटी, अलग अलग धर्म के, जाति के, नस्ल के, भाषा के, संस्कृति के, अर्थव्यवस्था के, समाज के, क्षेत्र के, अलग अलग टाइप के लोग हैं भारत में। तो ऐसे में भाई भारत जो है वो स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने का पूरा हकदार है। इन सारे पॉइंटों के जरिए आप लोग बता सकते हो। और अस्थायी मेंबर तो भाई भारत भी रह चुका है, और कम से कम शायद 8 बार अस्थायी मेंबर जो है रह चुका है भारत सुरक्षा परिषद के, लेकिन परमानेंट मेंबर जो है नहीं बन पा रहा है, क्योंकि चीन भाई हर बार जो है टांग अड़ा देता है वीटो पावर का यूज करके। बात करते हैं भाई अब आप लोगों के लास्ट टॉपिक की। इसमें भाई हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ शाखाएं या एजेंसीज आप बोल सकते हो। ऊपर जो हमने पढ़ा था भाई वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग थे, डिपार्टमेंट थे अलग अलग, लेकिन अब जो है ये एजेंसीज हैं, शाखाएं आप कह सकते हो। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो भारत में क्या होता है, जो भारत की सरकार है वही सारा काम थोड़ी करती है, वो भाई क्या करती है अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है हर चीज़ के लिए। मान लो भाई एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, हेल्थ का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, हर चीज़ का जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है। अब वो डिपार्टमेंट भी भाई वो अकेला थोड़ी काम करता है, वो भी भाई अपने अंडर में जो है अलग अलग और छोटे छोटे डिपार्टमेंट या एजेंसीज या शाखाएं वगैरह बना देता है, ब्रांच बना देता है, ताकि और भी ज़्यादा जो है काम हो सके अच्छे तरीके से। इसी तरीके से भाई यूएनओ में भी और भी छोटे लेवल पे जो है छोटी छोटी शाखाएं, डिपार्टमेंट या एजेंसीज जो है बनी हुई है हर कामों के लिए अलग अलग, ताकि काम जो है अच्छे से हो पाए। तो वही सारी शाखाएं, वही सारी एजेंसीज हमने पढ़नी है
पेपर में भाई आप लोगों से इन सारी एजेंसीज के बारे में 2-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो भाई हम पढ़ते हैं अपना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे भाई शॉर्ट फॉर्म में IMF बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाता है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग को बताना है वॉशिंगटन DC में, ये जगह का नाम है। इसमें टोटल कितने देश हैं, तो ऑलमोस्ट सभी देश है, 190 देश हैं इसमें। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसका काम जो है वो जितने भी सदस्य देश हैं इसमें उनको हेल्प करता है, ये आर्थिक सहायता देता है, पैसे वगैरह देता है ब्याज पे, जिसे आप हिंदी में ऋण बोल सकते हो, ताकि भाई वो देश जो है अपना विकास कर सके, उस देश में भाई व्यापार वगैरह बढ़े, विश्व का व्यापार वगैरह बढ़े। इसके साथ साथ भाई ये आर्थिक सलाह भी देता है उस देश को, यानी कि किसी देश को भाई विकास वगैरह करना है कि तो उसे भाई क्या क्या करना चाहिए, ये एडवाइस भी देता है, सलाह भी देता है। लेकिन भाई इसमें भी एक कमी है। कमी ये है कि भाई इसमें भी जो है हर सदस्य को जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि जो G7 ग्रुप है ना, उसके जो सदस्य देश हैं वो है भाई अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। ये भाई बहुत पावरफुल देश है, अमीर देश है। तो ये सारे देशों का ना थोड़ा दबदबा रहता है, प्रेशर रहता है, इनकी ज्यादा चलती है इस IMF में भी। ये जिस देश को बोलते हैं उस देश को भाई ये ब्याज वगैरह पे पैसे देता है। जैसे कि अभी भाई अमेरिका ने जो है IMF से भाई बोला, तो IMF ने जो है पाकिस्तान को लोन दे दिया, जबकि भाई पाकिस्तान पे पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जा था IMF का, और अब दोबारा से जो है IMF ने लोन दे दिया, पैसा दे दिया अमेरिका के कहने से। तो ये चीज कहीं ना कहीं इसमें ठीक नहीं है कि कुछ ही देशों की ज्यादा चलती है इसमें। बात करते हैं भाई दूसरे की, वो है हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इंग्लिश में भाई इसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में ILO। कभी कभी भाई शॉर्ट फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बताओ, तो आप लोगों को याद रखनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भाई 1919 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है भाई जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लोगो वगैरह भी भाई आप लोग साइड में देखते हुए चलना, पेपर में कभी कभी लोगो देख के भी पूछ सकता है कि ये लोगो किसका है। अब जैसा कि भाई इसके भी नाम से समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या होगा, भाई श्रम संगठन है, तो यानी कि लेबरों के लिए ही काम करता होगा, श्रमिकों के लिए ही काम करता होगा, तो ये श्रमिकों के लिए ही काम करता है। ये दुनिया भर में जो सभी देश हैं उन सब में भाई जो लेबर काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उन सब के अधिकारों की रक्षा करता है, उन सब चीजों के लिए काम करता है। काम पे भाई कैसी परिस्थिति है, कैसा एनवायरनमेंट है, लोगों के लिए ठीक है भी नहीं है, वो किस हालात में काम कर रहे हैं, वो अच्छा है भी नहीं है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखता है। इसके साथ साथ उन्हें सही मजदूरी मिल रही है, सही पैसा मिल भी रहा है, उस काम के लिए नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे थोड़े कायदे कानून नियम बनाता है। इसके साथ साथ भाई किसी लेबर के साथ, किसी भी वर्कर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता है और उनकी भाई सुरक्षा करने पे भी फोकस करता है। बस इतनी ही बातें आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी थी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भाई हमारा विश्व व्यापार संगठन। इंग्लिश में भाई इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो WTO। लोगो देख सकते हो भाई आप लोग, इसका भी नाम से ये भी समझ में आ रहा है, इसका काम यही है कि जो विश्व में भाई सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार वगैरह करते हैं, तो ये उस व्यापार को जो है कंट्रोल करता है, उसकी देख रेख करता है, उस पर कायदे कानून नियम वगैरह जो है सब बनाता है, ताकि व्यापार वगैरह अच्छे से हो पाए। कोई भी जो अमीर देश है वो गरीब देश को व्यापार के जरिए दबा ना सके। ये सारे काम इसी के हैं, WTO के। इसकी जो स्थापना हुई थी वो भाई हुई थी 1995 में। और ये किसका उत्तराधिकारी है, ये है भाई गेट का उत्तराधिकारी, GATT, गेट। फुल फॉर्म बोले तो भाई जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। इसे भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, ताकि भाई सभी देशों का विकास वगैरह हो सके, सभी देश जो है व्यापार वगैरह अच्छे से कर पाए। फिर आगे चल के भाई 1995 में जो है इसका नाम बदल के विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। इसमें कुछ सुधार वगैरह करे गए और अब इसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। पेपर में एक नंबर में पूछता है कि भाई WTO जो है वो किसका उत्तराधिकारी है, तो आप लोगों को बताना है गेट का, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मुख्यालय भी भाई आप लोगों को इसको याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसमें भी भाई क्या होता है, जो अमीर देश होते हैं उसी की ज्यादा चलती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, जापान हो गया, ये जैसे बड़े देश हैं इन्हीं की ज्यादा चलती है यहाँ पर। और जो गरीब देश होते हैं, छोटे देश होते हैं, उनकी ज्यादा सुनवाई वगैरह नहीं होती है। बात करते हैं भाई चौथे की। चौथा है भाई हमारा
अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में बोले तो भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म आप लोग देख सकते हो। इसकी जो स्थापना हुई थी भाई वो 1957 में हुई थी और इसका काम भाई यही है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा वगैरह होती है ना, उसका भाई कोई भी देश जो है वो गलत इस्तेमाल वगैरह ना करे, कोई गलत उपयोग ना करे, किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज वगैरह ना करे, कोई बड़ा हथियार बनाने के लिए उसका यूज ना करे, उस सब की देख रेख जो है वो ये वाला डिपार्टमेंट करता है। इसके साथ साथ भाई परमाणु ऊर्जा के लिए कुछ लिमिट्स जो हैं वो बनाई गई हैं, वो सब लिमिट जो है वो इसने ही बनाई है, कायदे कानून नियम जो है वो सब इसने ही बनाए हैं। अदरवाइज तो भाई दुनिया में बहुत से ऐसे देश है जिनके पास भाई परमाणु बम है, सारे देश परमाणु बम का यूज करते रहेंगे और ऐसे तो एक दिन दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ये इन परमाणु बमों पे, परमाणु हथियारों पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इन्हें संभालने की कोशिश करता है। इसका जो मुख्यालय है वो भाई वियना में है। वियना कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। पांचवी जो भाई एजेंसी है वो है भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार पेपर में पूछी जाती है 2 नंबर में। बेसिकली भाई ये स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि गवर्नमेंट का इसमें कोई लेन देना नहीं है, एक तरीके से प्राइवेट लोगों के द्वारा इसे चलाया जाता है। और ये भाई क्या करता है, दुनिया भर में जो मानव के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करता है। या दुनिया में भाई किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वो मानवाधिकारों का अगर हनन करती है, किसी पे अत्याचार करने की कोशिश करती है, किसी के साथ गलत करती है, तो उसके खिलाफ जो है ये आवाज उठाता है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करता है। ये भाई हर साल रिपोर्ट वगैरह जारी करता है अपनी कि किस देश में भाई मानवाधिकार कितना अच्छा है, कौन कैसे फॉलो कर रहा है मानव के अधिकार, कितनी अच्छी कंडीशन है मानव की, ह्यूमन की उस देश में। और इसकी जो रिपोर्ट है भाई वो पूरे विश्व में जो है मानी जाती है, वैलिड होती है। आगे ही भाई छठा है इसी की तरह ही ह्यूमन राइट्स वॉच। इसका भी भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, ये भी भाई मानवाधिकारों के हनन के लिए ही काम करता है, उन पे निगरानी रखता है। जो युद्ध वगैरह होते हैं या बाल श्रम वगैरह यानी कि बाल मजदूरी वगैरह कराते हैं लोगों से, या महिलाओं के साथ कुछ गलत वगैरह होता है, या राजनीतिक दमन हो रहा है किसी के साथ, तो ये उन सारी चीज़ों पे जो है देखते हैं कि किन किन लोगों के साथ कहाँ कहाँ पे गलत हो रहा है। उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है ये रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं। रिपोर्ट वगैरह तैयार करके भाई ये उस जगह की गवर्नमेंट को, उस जगह की सरकार को जो है दबाव बनाने की कोशिश करती है और पूरे विश्व को दिखाती है कि भाई ये गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है इन सारे लोगों के साथ इस तरीके से। इसके साथ साथ जो दुनिया भर की पूरी मीडिया है उसका भी भाई ध्यान इन सारे मुद्दों पर लाने की कोशिश करते हैं ये वाली एजेंसी। जैसे भाई बारूदी में सुरंग वगैरह में भाई काम वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा गलत हालात थे, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गलत हालात में वो लोग काम कर रहे थे, एक तरीके से उनका भाई शोषण किया जा रहा था, तो वहाँ पे भाई इसने रोक लगाई। इसके साथ साथ भाई बहुत सी जगहों पे बच्चों को ही सेना में जो है भेज दिया जाता था, तो उस चीज़ पर भी भाई ये रोक लगाने का काम करता है। और जहाँ भी कहीं पूरे विश्व में गलत हो रहा होगा इंसानों के साथ, तो वहाँ ये पहुँचने की कोशिश करता है, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करता है। अब लास्ट है भाई हमारा, वो है हमारा विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं इंग्लिश में। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे भाई देश में बैंक होते हैं इसी तरीके से ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो है एक बैंक है जो जरूरत पड़ने पर जो है सभी देशों को पैसा देता है, उधारी वगैरह देता है। इसकी जो स्थापना थी भाई वो 1944 में हुई थी, याद रखना, पूछा जाता है। और इसका काम यही है कि भाई ये गरीब जो देश होते हैं उन्हें भाई पैसा वगैरह देता है ताकि वो सारे देश जो है अपनी विकास कर सके, वहाँ से गरीबी जो है उसे ख़त्म कर सके। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भाई वहाँ पे सड़क हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, सिंचाई हो गई, इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो अच्छी कर सके। इन सब चीज़ के लिए ये पैसा देता है ब्याज पर, कभी कभी भाई अनुदान भी देता है, यानी कि दान में भी दे देता है विकास करने के लिए। जहाँ इसको लगता है कि ब्याज ये लोग नहीं लौटा पाएंगे या हमें देना चाहिए, तो ये दान भी दे देता है। इसके साथ साथ भाई टेक्नोलॉजी वगैरह भी देता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी विकास करने के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं होता, टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ ये भाई पॉलिसीज़ वगैरह बना के भी उन देशों को दे देता है, सजेशन दे देता है कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, तभी जो है तुम्हारी तरक्की होगी। बात करें भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भाई वॉशिंगटन DC में है, यानी कि अमेरिका में ही है। आप देख रहे हो मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं हेडक्वार्टर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह में ही है ज़्यादातर, और इन्हीं सारे देशों की जो है इनमें चलती है। इसी के अंडर में भाई 2 डिपार्टमेंट है छोटे। पहला है भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा है भाई अंतर्राष्ट्रीय विकास
संघ, ये दोनों मिलकर भी भाई काम करते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। तो बस भाई यही सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पढ़नी थी, इतना ही आप लोगों के सिलेबस में, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना, इससे कम आप लोगों को नहीं पढ़ना। जो आप लोगों का 2025-26 के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर जो है पढ़ा दिया है। बाकी सारे चैप्टर्स का लिंक भी जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग को ये जो नोट्स हैं फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कॉमेंट छोड़ देना हमारी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।